देखो आज सदन चैप्टर पढ़ना था हम लोग को। ध्यान दीजिए, उत्सर्जन का मतलब था, जैसे पिछले क्लास में बताए थे कि शरीर में विभिन्न प्रकार के अनावश्यक पदार्थ बनते हैं, पाचन के दौरान भी और श्वसन के दौरान भी। ठीक है, इसके अलावा जो भी अनावश्यक पदार्थ है उसका शरीर से निष्कासन कहिए, उसी को हम कहते हैं उत्सर्जन। ठीक है, अनावश्यक पदार्थ में क्या हो सकता है? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, कार्बन अनावश्यक पदार्थ। अनावश्यक पदार्थ में कौन कौन सा हो सकता है? जैसे जल भी हो सकता है, जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद यूरिया हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? यूरिक अम्ल भी हो जाएगा, इसमें अम्ल डाल दीजिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए, इसके अलावा जो है पसीना भी है। क्या है? पसीना है। पसीना के साथ आप नमक भी जोड़ लीजिए। ठीक है, नमक के साथ जो है सीवम भी जोड़ लीजिए, सीवम। ठीक है, सीवम कहा जाता है उसको। उसके अलावा जो है पसीना, नमक और सीवम के साथ साथ जो है इसमें हम जोड़ लेंगे, क्या जोड़ दिया जाए? ठीक है, यूरिया। यूरिया लिखिए दिए, पसीना, नमक और सीवम हो गया। चलिए, ये यही सब जो है ये क्या है? अनावश्यक पदार्थ है। इसी अनावश्यक पदार्थ को हम कहते हैं उत्सर्जी। क्या बोलते हैं? उत्सर्जी पदार्थ। ठीक है, अब ये उत्सर्जी पदार्थ जिन जिन अंगों से होकर के निकलता है उसी को हम कहते हैं उत्सर्जी अंग। ठीक है, इसको भी एक एक करके देखेंगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को आप देखे थे, ये श्वसन, श्वसन के दौरान किससे निकला? फेफड़ा से, फेफड़ा से निकला। उसके अलावा ये यूरिया जो है, यूरिया, इसको पहले अमोनिया समझा जाए, अमोनिया। देखिए, शरीर में अमोनिया का निर्माण होता है। ठीक है, अब इस अमोनिया को जो है ना यूरिया में बदल दिया जाता है। ठीक है, और इसको बदलने का काम जो है कौन करता है? नहीं, यूरिया को अमोनिया में बदलने का काम लीवर करता है, यकृत। ठीक है, उसके बाद ये पसीना, पसीना का जो निष्कासन है ये त्वचा से होता है। त्वचा, स्किन देखे होंगे कि गर्मी के दिन में चाहे इसे भी जब ज्यादा हम काम करते हैं तो पसीना निकलता है। ठीक है, और वही पसीना जो है वो त्वचा से, उसमें नमक भी शामिल होता है और सीवम भी शामिल होता है। ऐसे सीवम तो आप समझेंगे कि जैसे सुबह में आप लोग उठते होंगे तो देखेंगे नाक पर या फेस पर कुछ उजला उजला कलर का कुछ हल्का सा तेलीय पदार्थ होता है, वही होता है सीवम। ठीक है, बाकी पसीना में नमक होता है। इस तरह से पसीना और नमक एक साथ मिल करके त्वचा से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो अनावश्यक पदार्थ में हो जाएगा जल, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया और उसके बाद हो जाएगा पसीना, नमक और सीवम। अब ये सभी पदार्थ जिससे निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं? उत्सर्जी पदार्थ। ये जो पदार्थ निकलते हैं इसको बोलते हैं उत्सर्जी पदार्थ, और जिस अंग से निकलेंगे ना उसी को कहेंगे उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी अंग। ठीक है, अब देखिए, अभी जो मानव में उत्सर्जन है, मानव में उत्सर्जन के लिए देखा जाए तो कुछ विशेष अंग है जिसको हम कहते हैं विक्र। क्या कहते हैं? विक्र। और विक्र से जुड़ा हुआ कुछ अंग है जिसको बोलते हैं हम मूत्रवाहिनी, वाहिनी, और दूसरा हो जाएगा मूत्राशय हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा मूत्रमार्ग। ठीक है, ये तीन चीज मिल करके जो है ना ये विक्र का काम करते हैं। ठीक है, ये एक तरह से देखा जाए तो शरीर का, मानव शरीर का कहा जाए या किसी भी जीव का देखा जाए विक्र है। ठीक है ना, तो ये तीनों मिल करके रक्त को साफ करने का काम करता है। ठीक है, तो अब इसके एक करके हम देखेंगे। जैसे विक्र का काम क्या है? विक्र क्या है? देखिए, ये जो विक्र है ये सेम के बीज के जैसा होता है, सेम के बीज के जैसा होता है।
ठीक है। इसमें जो है एक तरफ से देख सकते हैं तो धमनी आती है, धमनी आती है, और एक तरफ से कौन सा आएगा, सीधा। ये दोनों संरचनाएं दोनों विक्र की ओर होता है, यानी मानव में जो विक्र है कितना होता है, 2। ठीक है। धमनी से कौन सा रक्त आएगा, शुद्ध रक्त। पहले से हम लोग जानते हैं सीधा से क्या आएगा, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त। ठीक है। अब इसे हम बताए थे कि एक नातुदार सतह होता है जिसको हम कहते हैं हाइलम। क्या कहते हैं, हाइलम। ठीक है। अब इस हाइलम से एक नलिका निकलती है, एक कह सकते हैं कि पतली नलिका निकलती है, इसको हम कह सकते हैं, उसको हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं मूत्रवाहिनी। ठीक है। कि कहां से निकलती है, हाइलम से, और ये जो नलिका निकलती है इसका नाम क्या है, मूत्रवाहिनी। ये दोनों प्रक्रिया इसमें भी है। इधर से भी क्या होगा, एक हाइलम होगा और हाइलम से क्या निकलेगा, एक नलिका निकलेगी, इसको बोलेंगे मूत्रवाहिनी। ठीक है, मूत्रवाहिनी। और देखिएगा मूत्रवाहिनी का जो अगला भाग होता है ना, हालांकि फिगर नहीं बन पाया है, तो इसको, इसके अगले भाग को हम कहते हैं श्रोणी। अभी बताया गया था श्रोणी है। और ये पिछला जो भाग है, इस ये जो जिस थैलीनुमा संरचना में खुलता है, थैलीनुमा संरचना में खुलता है, इसको बोलते हैं मूत्राशय। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ एक और संरचना होती है, इसको आप कह सकते हैं मूत्रमार्ग। क्या कहेंगे, मूत्रमार्ग। अब देखिए काम कैसे होता है इसमें। जब भी ये जो धमनी के द्वारा शुद्ध रक्त को इसमें लाया जाता है, ठीक है, शुद्ध रक्त जब आता है इसमें, तो इसमें जो भी अनावश्यक पदार्थ होता है, जिसमें जल भी हो सकता है, जल भी है और यूरिया भी है। ठीक है, अमोनिया नहीं आता है, ध्यान रखिएगा, अमोनिया नहीं आता है, क्योंकि इसी अमोनिया को लीवर जो है यूरिया में बदल देता है। उसके बाद ये रक्त में आता है और रक्त में आने के बाद किडनी से छन जाता है। ठीक है, किडनी से छन जाने के बाद जब ये जल और यूरिया मिला हुआ स्वरूप यहाँ पर आता है और यहाँ पे जमा हो जाता है। ठीक है, ये थैलीनुमा संरचना में जमा हो जाता है, तब इसको हम कहते हैं ब्लाडर मूत्र। क्या कहते हैं, ब्लाडर मूत्र। ध्यान रहेगा, ध्यान रहेगा ना। इसको हम एक बार रिपीट करेंगे। ये मनुष्य में दो जोड़े, एक जोड़े क्या होते हैं, विक्र पाए जाते हैं। ठीक है, और विक्र जो है सेम के बीज के जैसा होता है। ठीक है, इसमें एक संरचना होती है, नातुदार संरचना होती है, जिसको हम कहते हैं हाइलम, जो यहाँ पर होती है, और यहाँ से एक नलिका निकलती है। क्या निकलती है, नलिका। उसको, उसका नाम रखा गया है मूत्रवाहिनी। ठीक है, ये मूत्रवाहिनी का जो अगला भाग होता है, अगला भाग जो होता है उसको कहते हैं श्रोणी। ठीक है, पिछला भाग जिस थैलीनुमा संरचना निकलता है इसको कहते हैं मूत्राशय कहते हैं। ठीक है, मूत्राशय से एक नलिका निकलती है जिसका नाम है मूत्रमार्ग। ये मूत्राशय का जो आकार होता है नाशपाती के जैसा होता है। नाशपाती देखे होंगे, नाशपाती फल है, इसी के जैसा होता है। ठीक है, अब ये जो ब्लैडर और मूत्र इसमें जमा हो जाता है मूत्राशय में, यही समय समय पर जो है ना, ये मूत्र के रूप में, पेशाब के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है, अब थोड़ा पेशाब के बारे में समझा जाए। पेशाब कहा जाए या मूत्र कहा जाए। ठीक है, देखिए पेशाब में जो है ना जल होता है, उसके बाद होता है यूरिया। यूरिया के अलावा अन्य पदार्थ होते हैं। ठीक है, अन्य पदार्थ होते हैं। तो जल की मात्रा होगी कितनी, 96%, 96 या 95% भी कह सकते हैं। बाकी 4% में 2% यूरिया होता है। 2% क्या होगा, यूरिया। 2% अन्य चीज होते हैं। ठीक है, बात समझ गए। तो जल कितना होगा, 96%, यूरिया होगा 2%, बाकी 2% जो बच जाता है उसमें अन्य पदार्थ होते हैं। ठीक है, अब ये जो मूत्र का रंग होता है ना, कभी कभी आप देखे होंगे पीला हो जाता है। क्या होता है, पीला। पीला होने का कारण है कि आपके रक्त में जो है यूरोक्रोम है। क्या है, यूरोक्रोम, यानी यूरोक्रोम के चलते जो है मूत्र का रंग क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। ठीक है, यहाँ से विक्र के बारे में समझ गया और ये पेशाब के बारे में समझ गया। ठीक है, अब इसके आगे वाले भागों पर ध्यान देंगे। देखिए विक्र में जो है ना एक सबसे इंपॉर्टेंट संरचना होता है जिसका नाम है विक्र नलिका। क्या कहते हैं, विक्र नलिका। नलिका कहिए,
या उसको नेफ्रॉन कहेंगे। क्या कहेंगे? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कहा जाएगा। ठीक है, इसकी संरचना कुछ ऐसी होती है, जैसे इसको एक प्याला जैसा बना दिया जाए। ऐसा प्याला नुमा संरचना होता है और ये आगे चल करके जो है ना पतली नलिका में बदल जाता है, टेढ़ी बड़ी संरचना में बदल जाता है। ठीक है, यहाँ पर पतले पतले तंतु जैसे पाए जाते हैं, इसको बोला जाता है ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। ठीक है, और ये जो प्याला ना संरचना है इसको बोलते हैं बोमेन संपुट। क्या बोलते हैं? बोमेन संपुट। ध्यान रहेगा, ये जो तंतु जैसा संरचना रहता है उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, और जो प्याले नुमा जो संरचना होता है इसको बोलते हैं बोमेन संपुट। ठीक है, और ये पतली नलिका जैसी होती है। देखिए इसमें होता क्या है कि ये जो नेफ्रॉन है, ठीक है, नेफ्रॉन में जो शिराओं के द्वारा जो रक्त आता है, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे अनावश्यक पदार्थ जो होते हैं इसमें प्रवेश कर जाते हैं। वोमेन संपुट तक ग्लोमेरुलस से चलते हुए यहाँ पर चले जाते हैं। कहाँ पर आएंगे? वोमेन संपुट में। ठीक है, वोमेन संपुट से जब ये नीचे गुजरता है ना तो उसमें केवल हानिकारक पदार्थ ही नीचे की ओर आते हैं। ध्यान समझिएगा, जब एक ग्लोमेरुलस रक्त को छानता है ना तो इसमें आवश्यक और अनावश्यक पदार्थ दोनों छन जाता है। रक्त में जो भी हमारे लाभकारी चीज है और गैर लाभकारी चीज है वो भी क्या रहता है? छन जाता है। ठीक है, लेकिन जब वोमेन संपुट में आता है यानी पैलिनोमियल संरचना में जब आता है तो इसमें केवल अनावश्यक पदार्थ ही आवश्यक पदार्थ छन जाता है और अनावश्यक पदार्थ जो रक्त के माध्यम से अंदर चला जाता है, यानी विक्र के अंदर चला जाता है। ठीक है, और वो जो है बाद में पेशाब के मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो देखिए ग्लोमेरुलस के द्वारा जो रक्त का छानने का काम होता है उसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद हम बताए थे कि ये सब कहां पर आता है? वोमेन संपुट में आता है। वोमेन संपुट में जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद जो चीज बच जाता है उसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेट। ठीक है, और अल्ट्रा फिल्ट्रेट के बाद जो आवश्यक पदार्थ होता है वो छन जाता है। ठीक है ना, आवश्यक पदार्थ में जैसे प्लाज्मा हो गया, कोशिका हो गया, ये छन जाता है, और अनावश्यक पदार्थ होने का यूरिया है और जल है। ठीक है ना, ये सब रक्त के माध्यम से कहाँ चला जाएगा? विक्र में चला जाएगा। ठीक है, और विक्र में जो है वही मूत्रवाहिनी से पहुंचेगा मूत्राशय में, और मूत्राशय से मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। तो कुल मिलाकर के जो है ना ये विक्र का काम है। ठीक है, अब विक्र के बारे में थोड़ा और जानकारी रखेंगे। देखिए नेफ्रॉन के बारे में और जानकारी रखेंगे। देखिए नेफ्रॉन की जो संख्या होती है 10 लाख होती है। कितनी? 10 लाख। दोनों में अगर देखा जाए तो जैसे एक विक्र में जो है नेफ्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 10 लाख। तो दूसरे में भी 10 लाख, यानी कुल मिलाकर के देखा जाए कुल मिलाकर कितना होगा? 20 लाख जो है नेफ्रॉन की संख्या होगी। ठीक है, अब इसके बाद और समझिए नेफ्रॉन को जो है ना, नेफ्रॉन को विक्र का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। ध्यान रहेगा। अब देखिए, अब जितने भी जीव हैं, जैसे ये तो हम मानव के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम देखेंगे कि सभी जीवों में जो है अलग अलग प्रकार से उत्सर्जन होता है। जैसे एक कोशीय जीव है, एक कोशीय जीव, एक कोशीय जीव का नाम आप जानते ही होंगे, क्या होता है? अमीबा है। ठीक है, अमीबा सबसे हिट लिस्ट में आता है। तो इसके बारे में हम बताए थे, ये कुछ ऐसा संरचना होता है, मतलब इसका अनियमित संरचना होता है। इसमें जो उत्सर्जन का क्रिया होता है ना, वो एक तरह से विसरण विधि द्वारा होता है। किससे द्वारा? विसरण विधि द्वारा होता है, और शरीर की सतह से। किससे? शरीर की सतह से होता है। बस इतना ही ध्यान रखना है। अमीबा में जो उत्सर्जन होगा किससे होगा? विसरण प्रक्रिया द्वारा होगा, और ये शरीर की सतह से होगा। शरीर की सतह से कहने का मतलब ये शरीर के किसी भाग में ये हो सकता है। ठीक है, इसमें उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग नहीं पाए जाते हैं।
जितने भी ये कोशिकीय जीव होंगे उसमें किसी भी कार्य के लिए, चाहे श्वसन हो, उत्सर्जन हो, परिवहन हो, जितने भी क्रिया है उसके लिए जो है कोई अंग, विशेष अंग नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसलिए अधिकांशतः जो क्रिया है उनके शरीर के सतह से ही हो जाती है। जैसे भोजन में आप देखे थे कि भोजन किसके द्वारा होगा, उत्पाद की सहायता से होगा, उत्पाद की सहायता से होगा। ये जो संरचना है, जो उठा हुआ संरचना जो उंगली जैसा दिखाई दे रहा है, इसी को हम कहते हैं उत्पाद। ये भी शरीर की सतह में ही होता है, कोई विशेष अलग नहीं होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये जो उत्सर्जन होगा अमीबा में, वो भी क्या होगा, शरीर की सतह से होगा। कौन सी क्रिया से होगा, विसरण के द्वारा होगा। ठीक है, अब हम समझेंगे पौधों में उत्सर्जन। देखिए पौधों कहा जाए चाहे पादप कहा जाए, ठीक है, पादप, इसमें उत्सर्जन कैसे होता है। देखिए जैसे ये पौधा है, इसमें तरह तरह के पत्ते लगे होंगे। ठीक है, देखिए पत्तों में जो है आप देखे थे कि कुछ ऐसा पत्तों का संरचना होता है, और इसी में क्या पाया जाता है, स्टोमाटा। क्या पाया जाता है, स्टोमाटा पाया जाएगा। स्टोमाटा कहिए या इसमें कहिए रंध्र। ठीक है, स्टोमाटा इंग्लिश हो गया और हिंदी क्या हो गया, रंध्र। अब इस स्टोमाटा में क्या होता है कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इस स्टोमाटा से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, कार्बन डाई और ऑक्सीजन दोनों का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। दोनों का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। ठीक है, जैसे आप देखे होंगे कि भोजन करने के दौरान, भोजन बनाने के दौरान पौधों में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको कहेंगे ग्लूकोज। क्या कहेंगे, ग्लूकोज बनता है, जल बनता है, और क्या बनता है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो एक तरह से पौधों के लिए ऑक्सीजन अनावश्यक पदार्थ है। ठीक है, और उसी के दौरान जब वो श्वसन करते हैं तो श्वसन के दौरान भी क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो भी क्या है, अनावश्यक पदार्थ है। ये दोनों अनावश्यक पदार्थ जो है स्टोमाटा के थ्रू ही वातावरण से बाहर निकलते हैं। ठीक है, अब इसी में जो है ना जलवाष्प भी शामिल होता है, जलवाष्प हो जाता है। जलवाष्प भी जो है ये भी स्टोमाटा के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। तो जलवाष्प का शरीर से बाहर निकलना, यानी पौधों की पत्तियों से बाहर निकलना या पौधों के शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया को हमने बताया था वाष्पोत्सर्जन। ध्यान रहेगा। अब देखिए कुछ और पदार्थ होते हैं, जैसे कुछ कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं। कार्बनिक पदार्थ कहा जाए, कार्बनिक उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, ये अपशिष्ट पदार्थ कहा जाए। उत्सर्जी पदार्थ का ही मतलब होता है अपशिष्ट पदार्थ, बेकार पदार्थ, हानिकारक पदार्थ। ये सभी चीजों को हम क्या कर सकते हैं, उत्सर्जी पदार्थ। माने शरीर में जो भी अनावश्यक पदार्थ बनेगा उसको आप अपशिष्ट कर लीजिए, बेकार कर लीजिए, चाहे उत्सर्जी कर लीजिए। ठीक है, तो पेड़ पौधों में जो कार्बनिक उत्सर्जी पदार्थ होता है वो लगभग 3 रूप में संचित होता है। एक को बोलते हैं टैनिक, टैनिन, क्या कहते हैं, टैनिन। दूसरा होता है रेजिन, क्या होता है, रेजिन। और तीसरा होता है गोंद, देखे होंगे। एक और होता है, हाँ, लेटेक्स, लेटेक्स। ये 4 प्रकार के जो है कार्बनिक पदार्थ का उत्सर्जन होता है। ठीक है, कुछ पदार्थों का उत्सर्जन, जैसे पेड़ पौधे का जो छाल होता है, बाहरी हिस्सा, और इसमें जो पत्तियां होती है, जैसे मान लीजिए पत्तियां हैं, ठीक है ना, तो पत्तियों से भी इसका उत्सर्जन होता है। क्या होता है, ये कार्बनिक पदार्थ छालों में और पत्तियों में जाकर के जमा हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब एक समय आता है, जैसे आप देखेंगे पतझड़ का समय, तो पतझड़ के समय में पत्ता अलग हो जाता है, झड़ जाता है, तो उसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि जो कार्बनिक पदार्थ शरीर से बाहर निकल गया। छाल में भी जो संचित रहता है, एक समय के बाद कुछ विशेष प्रकार के पौधों में ये छाल भी अपने आप झड़ जाता है, तो भी कह सकते हैं कि इसका जो कार्बनिक पदार्थ का क्या हो गया, उत्सर्जन हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिएगा कि ये जो टैनिन है, टैनिन के बारे में बताया गया था कि टैनिन जो है बबूल के पौधा, आप लोग देखे होंगे, बबूल का पौधा, बबूल का पौधा से में क्या इकट्ठा रहता है, गोंद। और एक और देखे होंगे टैनिन, टैनिन होता है ना वृक्ष की छाल में होता है। कहाँ पर होता है, वृक्ष की छाल में होता है। ध्यान रहेगा। तो पादप में उत्सर्जन आप समझ गया। पादप में उत्सर्जन कहाँ कहाँ से होगा, पहले तो स्टोमाटा से होगा। स्टोमाटा में किस किस चीज का उत्सर्जन हो जाएगा, जलवाष्प का भी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का भी होगा और ऑक्सीजन का भी हो जाएगा। उसके अलावा
जो कार्बनिक उत्सर्जी पदार्थ है, जिसमें अगर शामिल किया जाए तो टैनिन है, रेजिन है, गोंद है और लेटेक्स है। ठीक है, ये कभी पत्तों में भी इकट्ठा हो जाता है, छालों में भी इकट्ठा हो जाता है। ये भी समय के साथ जब पतझड़ का मौसम आता है तो ये स्वतः झड़ के निकल जाता है। इस तरह से पौधों में जो है उत्सर्जन की क्रिया होती है। ठीक है, पौधों में भी कहा जाएगा कि इसमें किसी भी प्रकार का विशेष अंग नहीं होता है, उत्सर्जन के लिए विशेष अंग नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए उत्सर्जन में मुख्य रूप से नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन में देखा जाए, उत्सर्जन में जो है नाइट्रोजनी पदार्थ, नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है। इसमें एक होता है अमोनिया। क्या होता है? अमोनिया। दूसरा होता है यूरिया। क्या होता है? यूरिया। तीसरा कह सकते हैं यूरिक अम्ल। क्या होता है? यूरिक अम्ल। तो ये सभी क्या है? नाइट्रोजनी पदार्थ है। ये हर जीव जो है ना, हर प्रकार के जीव अलग अलग प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, जैसे अमोनिया। अमोनिया का उत्सर्जन कौन करता है? मानव करता है। और मानव को हम कहते हैं क्या? मैमेलिया। मैमेलिया, या इसी को हम कहते हैं स्तनधारी। क्या कहते हैं? स्तनधारी। तो ये मानव जो है क्या उत्सर्जन करेगा? अमोनिया करेगा? नहीं, सॉरी, अमोनिया नहीं करेगा। ये अमोनिया के बारे में तो हम बताए थे कि ये यकृत जो है इसको क्या करता है? यूरिया में बदल देता है, यूरिया में बदल देता है। तो ये यूरिया का निष्कासन किया जाएगा मानव के द्वारा। ठीक है, डायरेक्ट अमोनिया नहीं निकलता है। डायरेक्ट क्या निकलेगा? माने अमोनिया जो बनता है शरीर में, उसको ये जो यकृत है यूरिया बदल देता है। वही यूरिया जो यकृत के द्वारा छन जाता है। ठीक है, और वो शरीर से पेशाब के रास्ते बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये मैमेलिया क्या करेगा? यूरिया का उत्सर्जन करेगा। ठीक है, इसलिए मैमेलिया को यूरियोटैलिक कहते हैं। क्या कहेंगे? यूरियोटैलिक। ठीक है, मतलब जो यूरिया का उत्सर्जन करेगा उसको हम कहेंगे मैमेलिया, या उसी को हम क्या कहेंगे? यूरियोटैलिक। ठीक है, अब आता है यूरिक अम्ल। ठीक है, यूरिक अम्ल आप देखेंगे पक्षी हो गया, चाहे सरीसृप। ठीक है, पक्षी को ही हम कहते हैं एविज। क्या कहते हैं? एविज ग्रुप में आता है। और ये क्या है? रेप्टिलिया। ठीक है, तो एविज और रेप्टिलिया जो है कौन सा चीज का उत्सर्जन करते हैं? यूरिक अम्ल का। ठीक है, अब आता है अमोनिया का उत्सर्जन करता है। तो अमोनिया का उत्सर्जन जो है ये मछली करती है। कौन करती है? मछलियां करती है। ध्यान देगा, जलीय जीव कहेंगे। तो इनको ये यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करेगा कौन? पक्षी और सरीसृप। इसको हमने कहा था यूरियोटैलिक। इसको कहते हैं यूरिको। इसको यूरिया टैलिक है, यूरिया टैलिक। इसको बोलेंगे यूरिको। क्या बोलेंगे? यूरिको। ठीक है, यूरिको टैलिक। ध्यान रहेगा, ये जो अमोनिया का निष्कासन कर रहा है, उत्सर्जन कर रहा है, इसको बोलते हैं एमिनो टैलिक। ठीक है, टैलिक का मतलब ही होता है उत्सर्जन। क्या होता है? उत्सर्जन। ठीक है, ध्यान रहेगा, कितना बार ध्यान रहेगा ना? क्या कहिएगा? नाइट्रोजनी पदार्थ में कौन आता है? अमोनिया आएगा, यूरिया आएगा, यूरिक अम्ल आएगा। एक और आता है जिसको गुआनिन कहते हैं, गुआनिन। ठीक है, इसका भी उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो ये सभी क्या है? नाइट्रोजनी पदार्थ है। नाइट्रोजनी पदार्थ में अमोनिया डायरेक्ट मानव के शरीर से नहीं निकलता है। ध्यान रखिएगा, क्या निकलता है? यूरिया। अमोनिया को यूरिया में कौन बदल देता है? यकृत को ही लीवर कहा जाता है। और ये किसके द्वारा उत्सर्जित होगा? मानव द्वारा। मानव को मैमेलिया कहा जाएगा और इसको यूरियोटैलिक भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आएगा यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन कौन करेगा? पक्षी करेंगे, यानी सरीसृप करेंगे। और इसको हम क्या कहेंगे? एविज और रेप्टिलिया कहेंगे। तो जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उसको बोलते हैं यूरिकोटैलिक। अब आता है मछली। मछली जो है अमोनिया का निष्कासन करती है या उत्सर्जन करती है, इसलिए मछलियों को एमिनोटैलिक कहते हैं। ठीक है, अब जो गुआनिन का उत्सर्जन करेगा उसको गुआनिन टैलिक कहेंगे। ठीक है, टैलिक का मतलब ही आप समझना
उत्सर्जन होता है। ठीक है, अब देखिए किडनी जो होता है, विक्र जो होता है, इससे संबंधित कुछ बीमारी को हम समझेंगे। देखिए किडनी कहा जाए चाहे विक्र कहा जाए, हालांकि इसका नाम तो हम नहीं लिए हैं, या इसको हम कहते हैं गुर्दा। ये इसका इंग्लिश नाम है KIDNEY। ठीक है, और ये तो हिंदी नाम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा उर्दू भाषा कह लीजिए, उर्दू भाषा में इसको कहते हैं गुर्दा। ठीक है, अब इससे जो जुड़ा हुआ बीमारी है, इसमें से एक का नाम है, जैसे पथरी नाम सुनेंगे आप, पथरी। पथरी जो होता है ना, एक तरह से कैल्शियम जो होता है ना, कैल्शियम का एक यौगिक है जिसका नाम कैल्शियम ऑक्जेलिक ऑक्जेलेट बोलेंगे, ऑक्जेलेट। ठीक है, कैल्शियम ऑक्जेलेट जमा हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, पथरी। ठीक है, हालांकि क्यूरेबल है, मतलब इसका इलाज किया जा सकता है। ठीक है, ये मतलब इसके इलाज को काफी आसानी से किया जा सकता है, ये कोई ज्यादा खतरनाक नहीं होता है। दूसरा होता है कि कभी कभी यूरिन में जो है ना, मतलब मूत्र में जो आवश्यकता से ज्यादा अमोनिया इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो उस बीमारी का नाम है यूरेनिया, उसका नाम रहेगा यूरेनिया। ठीक है, ये भी क्यूरेबल है, आसानी से इसका इलाज हो जाता है। तीसरा बीमारी जो है ना, उसका नाम कहा जाए तो, जैसे अब तीसरा बीमारी में इसको शामिल कर सकते हैं कि दोनों किडनियां फेल हो जाता है, देखे होंगे कभी कभी। ठीक है, तो शरीर में एक भी किडनी अगर ठीक ठाक काम कर रहा है तो शरीर का सारी क्रियाओं का संचालन अच्छे से होगा। ठीक है, लेकिन अगर जब दोनों किडनी खत्म हो जाएगा तो शरीर का संचालन ठीक ठाक से नहीं होगा, अंततः शरीर का बॉडी सिस्टम जो है ना त्याग देगा। ठीक है, मतलब बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यही आज का उत्सर्जन चाप रहा। हाँ, एक और चीज समझिए, जब ये विक्र काम करना बंद कर देता है, ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि कभी कभी जब आदमी एजेड हो जाता है, बुढ़ापा में आता है, या जब उसके शरीर में हाइपरटेंशन ज़्यादा होता है, या यूँ कहिए कि उसमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, या शुगर की बीमारी होती है, तो इस स्थिति में किडनी के खराब होने का चांस ज़्यादा होता है। या कभी कभी एक्सीडेंट में ज़्यादा चोट चपेट लगने के चलते भी किडनी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो उस स्थिति में किडनी के कार्य को संपादित करने के लिए एक मशीन आता है जिसको हम कहते हैं डायलिसिस। क्या बोलेंगे, डायलिसिस मशीन। ठीक है, अब हम समझेंगे कि डायलिसिस मशीन कैसे काम करता है। ठीक है, डायलिसिस मशीन क्या आप तो जान गए, क्या हो गया, विक्र के कार्यों का संपादन करने के लिए जिस मशीन का उपयोग करेंगे उसको बोलेंगे डायलिसिस मशीन। ठीक है, अब डायलिसिस मशीन के बनावट के बारे में समझेंगे। मेनली देखा जाए तो डायलिसिस मशीन जो है टंकी जैसा होता है, कैसा होता है, टंकी के जैसा। और इस टंकी में कहिए दो पाइप लगे रहते हैं, दो पाइप लगे रहते हैं, और ये पाइप जो है, जैसे मान लीजिए कि ये हाथ है, ये ऐसा हाथ है, और ये हाथ का जो है यहाँ पर ये सिरा मान लीजिए, ये हो गया सिरा, इसको मान लीजिएगा, मान लीजिए इधर से कोई जोड़ रहा है जिसको बोलेंगे धमनी। ठीक है, हालांकि ये इतना ही पार्ट को हम कहेंगे डायलिसिस मशीन। ठीक है, ये टंकी के जैसा ही होता है, इसमें एक प्रकार का तरल पदार्थ भरा रहता है जो उत्तक द्रव के आसपास का होता है, मतलब उत्तक द्रव जैसा ही होता है। ठीक है, उत्तक द्रव में जो है ना ज्यादातर नाइट्रोजनी पदार्थ या अन्य चीज भी मिले होते हैं, लेकिन इसमें कम होता है। उत्तक द्रव से इसमें जो है नाइट्रोजनी पदार्थ या अन्य पदार्थ कम होते हैं, अशुद्धियां बहुत कम होती है। ठीक है, जो इसमें द्रव भरा रहता है उसको बोलते हैं डायलिसिस फ्लूइड। क्या बोलते हैं, डायलिसिस फ्लूइड, डायलिसिस फ्लूइड। ध्यान रहेगा, इसमें जो द्रव भरा रहेगा डायलिसिस मशीन में उसको बोलेंगे डायलिसिस फ्लूइड। ठीक है, अब होता क्या है कि जब हम डायलिसिस करने जाते हैं, रक्त का शुद्धिकरण डायलिसिस मशीन से करने जाते हैं, तो उसी को हम कहते हैं डायलिसिस कराना या करना। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एक टंकी रक्त की शिराओं से, ठीक है ना, रक्त की शिराओं से कहा जाए तो जितने भी अशुद्ध रक्त होते हैं उसको एक टंकी में कर सकते हैं, एक टंकी जैसी रचना में इकट्ठा करते हैं। ठीक है, इसको मान लीजिए कि सारा रक्त जो है इसमें ला करके इकट्ठा कर दिया गया। ठीक है, और इकट्ठा करने के बाद इसको ठंडा किया जाता है।
ठंडा किया जाता है। और ठंडा में हम बोले थे कि इसमें एक प्रकार का एंटी कोगुलेशन तत्व कहिए, पदार्थ कहिए, जिसको आप कह सकते हैं कि जमने के खून को जमने से रोकता है, उसको मिलाया जाता है, जिससे खून बाहर निकलने के बाद जमता नहीं। ठंडा रहता है लेकिन जमता नहीं है। ठीक है। अब ये जो ठंडा खून है इसको फिर हम क्या करते हैं, एक पंप मशीन के द्वारा, पंप मशीन मान लीजिए कि एक पंप है, ये पंप मशीन है, पंप मशीन के द्वारा जो है इसको हम क्या कहाँ भेजेंगे, इस टंकी में भेजेंगे, जिसको हम डायलाइजर कहते हैं। इस टंकी को क्या कहेंगे, डायलाइजर। तो डायलाइजर में हम भेजेंगे और डायलाइजर में जब रक्त जाता है, ठीक है ना, तो डायलिसिस फ्लूइड जो है ना उसमें जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको छान देता है। ठीक है, छान देता है, यानी एक तरह से कहा जाए कि ये फ्लूइड में जो ना अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाता है। ठीक है। बाद में जो ये रक्त इससे हो करके इसमें आता है, धमनी वाले नलिका में आता है। ठीक है ना, तो फिर इसको पंप करके मतलब इसमें दाब लगा करके इसको फिर हम शरीर में भेज देते हैं। पंप करते वक्त इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि इसका तापमान जो है उतना होना चाहिए जितना शरीर का तापमान है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा फिर से। पहले हम रक्त को जो है ना एक टंकी में इकट्ठा करते हैं। ठीक है, और इकट्ठा करने के बाद इसका क्या किया जाता है, इसको ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के बाद इसमें एक एंटी कोगुलेशन पदार्थ मिलाया जाएगा, जिससे क्या होता है, रक्त जमता नहीं है। ठंडा रहेगा लेकिन जमेगा नहीं। ठीक है। अब इसी को हम एंटी कोगुलेशन इंग्लिश में कहा जाता है, एक को कहते हैं, हिंदी में कहते हैं क्या बोलते हैं उसको, प्रतिस्कंदन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिस्कंदन पदार्थ इसमें मिलाया जाता है, जिससे खून जमता नहीं है। ठीक है। उसके बाद ही कहा जाएगा, डायलाइजर में जाएगा। ये जो टंकी नुमा संरचना है इसको कहेंगे डायलाइजर। डायलाइजर में जाने के बाद जो रक्त में अशुद्ध पदार्थ होता है वो डायलिसिस फ्लूइड में मिल जाता है, घुल मिल जाता है। ठीक है। और उसमें का रक्त में का जितना भी अनप्योर चीज है, बेकार का पदार्थ है, उसको समझिए इसमें आकर के जमा हो जाएगा। ठीक है। फिर अशुद्ध रक्त, जो शुद्ध रक्त होता है, छन्ने के बाद जो रक्त बचा वो रक्त जो है धमनी से होते हुए फिर कहाँ जाएगा, शरीर में चला जाएगा। ठीक है। शरीर में मिलने से पहले हम बोले थे कि उसमें क्या, उसका तापमान शरीर के तापमान के बराबर रखा जाता है। जैसे सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है, यानी उतना तापमान करने के बाद हम क्या करते हैं, पंप करते हैं। पंप करने के बाद कहा जाता है, ये शरीर में भेजा जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या है, डायलिसिस है, मतलब डायलिसिस मशीन का है। और इस तरह से रक्त का शुद्धिकरण करने की जो प्रक्रिया है इसको हम कहते हैं हीमोडायलिसिस। रहेगा, मतलब सीधी सी बात है कि डायलिसिस मशीन के द्वारा रक्त को छानने की प्रक्रिया कहिए या शुद्ध करने की प्रक्रिया कहिए, उसको कहते हैं हीमोडायलिसिस। ठीक है। अब देखिए, एक बात अभी हम बोल रहे थे, छन्ना, रक्त का छन्ना, और एक है शुद्धिकरण। इसको थोड़ा स्पष्ट रखिए। छन्ना करने का मतलब है कि जितना भी अपशिष्ट पदार्थ है, जैसे नाइट्रोजनी पदार्थ का हमने नाम लिया, वो चीजों को अलग करना, शरीर के अंदर उसको अलग करना, उसको कहेंगे छलना। ठीक है। लेकिन शुद्धिकरण का जो शब्द है केवल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ा हुआ है। मतलब अगर रक्त में ऑक्सीजन मिल गया तो समझिए कि रक्त क्या हो गया, शुद्ध हो गया। रक्त में ऑक्सीजन की मिलने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं शुद्धिकरण। ठीक है ना, रक्त में ऑक्सीजन की मिलने की जो प्रक्रिया होगी उसको क्या कहेंगे, शुद्धिकरण। और कार्बन डाइऑक्साइड की मिलने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, अशुद्धिकरण। तो ये काम कहाँ होता है, फेफड़ा में होता है। कहाँ होता है जी, फेफड़ा में होता है। इसलिए कहा जाएगा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहाँ होगी, फेफड़ा में होगी। और किडनी में क्या होगी, केवल छन्ने की प्रक्रिया। उसमें ऑक्सीजन मिलने ना मिलने का मतलब नहीं है, वो कहाँ होगा, फेफड़ा में। तो शुद्धिकरण शब्द का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, फेफड़ा के लिए। और छन्ने की प्रक्रिया कहाँ करेंगे हम, विक्र के लिए। अरे विक्र कहो, किडनी कहो, ठीक है, गुर्दा कहो। ठीक है ना। इसको ये सारी बात को आप समझ गए। एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए। किडनी के बारे में हम बताए थे कि मनुष्य में कितना होगा, एक जोड़ा, दो जोड़ा नहीं कहेंगे, एक जोड़ा होता है, मतलब दो होता है। एक दाएं साइड में होता है और बाएं साइड में होता है। बाएं वाला थोड़ा ऊपर होता है और दाएं वाला छोटा होता है। दाएं वाला नीचे होता है, बोले छोटा वाला नहीं कहेंगे, बाएं वाला थोड़ा सा ऊपर रहेगा और दाएं वाला क्या होगा, थोड़ा नीचे रहेगा। नीचे इसलिए रहेगा कि ऊपर से जो लीवर है ना इसको दबाए रखता है, लीवर इसको दबाए रखता है, इसलिए क्या रहेगा, थोड़ा नीचे रहेगा। दाएं वाला नीचे रहेगा और बाएं वाला ऊपर रहेगा। ठीक है। विकेट का जो वजन कहा जाए, छूट गया है, विकेट का वजन कहिए, ये लगभग 140 ग्राम होता है। ठीक है। इसका वजन कितना होता है, 140 ग्राम होता है। और
ये जो 140 ग्राम है, ये एक तरह से शरीर के आकार में बढ़ता भी है और घटता भी है। सामान्य रूप से 140 ग्राम कहा जा सकता है। कोई आदमी ज्यादा हेल्दी है, ज्यादा मोटा है, तो उसमें विकर का वजन थोड़ा ज्यादा हो सकता है। आदमी पतला है तो उसमें वजन क्या हो सकता है, कम हो सकता है। ठीक है, इसका आकार हमने बताया था सेम के बीज के जैसा होता है। ठीक है, सेम के बीज के जैसा होता है। इसी में हमने 3 और अंगों को जोड़ा, जिसमें से एक का नाम रखा, क्या रखा, मूत्रवाहिनी। क्या बोला, मूत्रवाहिनी। उसके बाद हम मूत्राशय, उसके बाद मूत्रमार्ग। ठीक है, मूत्राशय मूत्रवाहिनी के बारे में बताए थे, जो हाइलम से निकल के कहाँ खुलता है, मूत्राशय में खुलता है। ठीक है, और मूत्राशय में जो अनावश्यक पदार्थ आकर के जमा हो जाता है उसको हमने बोला ब्लाडर मूत्र। मूत्राशय में जो जमा हुआ, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, ब्लाडर मूत्र। और यही ब्लाडर मूत्र जो है मूत्र मार्ग से समय समय पर बाहर निकल जाता है। ध्यान रहेगा, हो जाएगा ना। उसके बाद हम अमीबा के बारे में बताएं कि अमीबा में जो उत्सर्जन है उस शरीर की सतह के द्वारा विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। शरीर की सतह द्वारा विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। अमीबा के बारे में बस इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद हमने बताया पादपों में, तो पादपों में हमने बताया कि 4 प्रकार का मुख्य रूप से, पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है और ऑक्सीजन भी। ये भी दोनों क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। इसके अलावा कौन कौन सा है, रेनिन है, टेनिन है, गोंद है और लैटेक्स है। हाँ, रेजिन कहा जाए, रेनिन कहा जाए। तो ये चारों क्या है, एक प्रकार से कार्बनिक उत्सर्जी पदार्थ है, जो या तो पत्तों के द्वारा निकल जाते हैं, पत्तों को झड़ने से निकल जाते हैं, छालों को झड़ने से निकल जाते हैं, या ऐसे भी जब हम लोग पत्ते तोड़ते हैं ना तो दूधिया रंग का जो निकलता है वो लैटेक्स है। ठीक है, तो भी एक प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ है। ध्यान रहेगा। तो उसके बाद हमने बताया किसके बारे में, डायलिसिस मशीन के बारे में। ठीक है, एक टंकी जैसा संरचना होता है, जो इसमें टंकी होता है उसको बोलते हैं डायलाइजर। डायलाइजर में तरल पदार्थ भरा रहता है। क्या भरा रहता है, तरल पदार्थ भरा रहता है, जो कोशिका उत्तक द्रव के जैसा ही होता है। किसके जैसा होता है, उत्तक द्रव के जैसा ही होता है। बस थोड़ा सा अंतर यह है कि उत्तक द्रव में अपशिष्ट पदार्थ थोड़े ज्यादा होते हैं, इसमें बहुत कम होता है। ठीक है, उसके बाद बताएं कि ये जो डायलिसिस की एक प्रक्रिया है, इसमें रक्त को ठंडा करके कहाँ भेजा जाता है, डायलाइजर में। डायलाइजर में क्या होता है, रक्त में जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं वो छन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो शुद्ध रक्त होता है उसको हम धमनी के माध्यम से बॉडी टेम्परेचर पर, यानी 37 डिग्री सेल्सियस पर जो है इसको फिर शरीर में वापस भेज देते हैं। ये पूरी प्रक्रिया क्या है, हीमोडायलिसिस है। ठीक है, इसी में हमने ये भी चर्चा किया था कि जो अमोनिया का निष्कासन करता है, अमोनिया का निष्कासन करता है उसको हम क्या कहते हैं, एमिनोटैलिक। वो कौन सा है, मछली। वो क्या है, मछली है। उसके बाद जो यूरिया का निष्कासन करता है उसको हमने बोला यूरियोटैलिक, जिसमें कौन आएगा, मानव, यानी मनुष्य आ जाएगा, मैमेलिया आ जाएगा। उसके बाद हमने बताया कि यूरिया अम्ल का जो निष्कासन करता है उसको बोलते हैं यूरिकोटैलिक। क्या बोलेंगे, यूरिकोटैलिक। और इसमें कौन कौन शामिल होगा, पक्षी हो जाएंगे और सरीसृप। कौन होंगे, सरीसृप जो रेंग कर चलते हैं। ठीक है ना, रेप्टिलिया कहा जाए, और इसको कहा जाएगा एविस, पक्षियों को कहा जाएगा एविस। तो इस तरह से जो है नाइट्रोजनी पदार्थ का भी उत्सर्जन होता है। ठीक है, अब इसके बाद अगले चैप्टर में बाकी पढ़ा जाएगा। ठीक है।